इंडस्ट्री में इतनी पावर है दोस्तों कि आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट जी दुनिया के सब 1500 रुपए से अपना करियर स्टार्ट करे थे। मैं इनका फोटो हर समय पहले इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के भगवान और सबसे बड़े गुरु यही है, क्योंकि सबसे रोल मॉडल के रूप में, बड़े रोल मॉडल के रूप में यही जाने जाते हैं। ठीक है, और 1500 रुपए के साथ इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज आप देखोगे तो क्या है कि आज अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। इन्होंने कोई बिजनेस डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया अपना ज्ञान। और ये 8 घंटा से 7 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो किसी जगह में अपने पैसे लगाते हैं। ठीक है, तो वे इतना पढ़ते हैं तो कम से कम डेली क्लासेस आप आ जाइए, अगर अलग से पढ़ाई नहीं कर सकते तो भी आप सीख जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री क्या है उसको मैं बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं इसके रिटर्न्स। ठीक है, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक, एकदम मैं स्क्रैच से बता रहा हूं, मैं ये समझ के बता रहा हूं कि यहाँ वो लोग बैठे हैं जो कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो है डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में। उनको मैं समझा रहा हूं, मैं ये सोच के ही मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं, देखिए 10 ईयर का, 15 ईयर का ये मैंने डाटा निकाला है। अगर आप गोल्ड का देखोगे एवरेज सीएजीआर, सीएजीआर क्या होता है? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। कोई भी कंपनी सीएजीआर निकालती है अपना, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, और उसी से ही पता चलता है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्लियर है, तो अगर हम डिजिटल करेंसी या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जैसे गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए यही होता है, क्योंकि हम अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो हर साल तो लगभग 7 से 10% का महंगाई बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो हमको अपने पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महंगाई से ज्यादा परसेंटेज मार्केट से कमाएंगे, जिससे हम अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, वरना हमारा पैसा बैंक में पड़े पड़े ही कम हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जो चीज आज 1 लाख रुपए की आ रही है, क्या अगले साल भी 1 लाख रुपए की आएगी? नहीं आएगी। वो लगभग आपका 1,10,000 या 1,05,000 या 1,07,000 रुपए उसका रेट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है, मतलब आपके पैसे की वैल्यू पड़े पड़े कम होती है हर साल। तो इसीलिए आपको गोल्ड में लगाना पड़ेगा, स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में, या फिर प्रॉपर्टी में, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न्स क्या है? गोल्ड का एवरेज जो रिटर्न्स है आप देखिए पिछले 10-15 सालों का, और वो ये है कि 12 से 15% का एवरेज सीएजीआर रहा है गोल्ड का। ठीक है, स्टॉक्स का कितना रहा है? शेयर मार्केट का 11.8% से 28% के बीच आया स्टॉक्स का रिटर्न। वार्षिक रिटर्न की बात कर रहा हूं, वार्षिक आपको कितना रिटर्न दिया। क्लियर है, प्रॉपर्टी की बात करें तो एवरेज जो रिटर्न आया है प्रॉपर्टी में 8 से 12% का आया है। कितना? प्रॉपर्टी में 8 से 12%, ये एवरेज लिया जा रहा है। क्लियर है, और डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री के लिए तालियां होनी चाहिए। और इसका 10 ईयर का अगर आप देखेंगे एवरेज सीएजीआर तो 36.6% से 71.4% है। क्लियर है, तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि सबसे जबरदस्त। और उसमें भी अगर 2024 में अगर हम लोग देखें तो जितने भी डिजिटल करेंसी अगर उसमें भी तुलना करेंगे तो एलजीएनएस ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, इसलिए एलजीएनएस के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया तो एलजीएनएस ने दिया है, एकदम सक्सेसफुली रियल प्रोजेक्ट के रूप में। क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई हमको इस इंडस्ट्री को सीखना जरूरी है, इस इंडस्ट्री में आना जरूरी है। क्लियर है, अब यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं? संदीप यादव सर ने भी इसको दिखाया था। क्लियर है, और मैं भी इसको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि पिक्चर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये पिक्चर से आप क्या समझते हैं? देखो एक व्यक्ति है जो पानी के पीछे 9 किलोमीटर जाने के लिए रेडी है, जो प्यासा है, क्योंकि उसको पानी का अर्थ पता है, उसकी समझ है कि पानी क्या होता है, लेकिन H2O क्या होता है उसको नहीं पता है। H2O क्या होता है? H2O का मतलब भी तो पानी होता है, जो कि 50 मीटर की दूरी पे ही है बस उसकी। तो ये बस यही, इस चित्र यही बताना चाहता है कि ज्ञान की कमी के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल करता है। हम समझते हैं व्हाट इज डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट इसको वीडीए बोलती है। क्या बोलती है? वीडीए। वीडीए का मतलब क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। क्लियर है, भारत सरकार इसको करेंसी नहीं समझती। भारत सरकार इसको क्या बोलते हैं, आप लेन देन नहीं कर सकते भारत में। जैसे आप दुकान में जाओगे, आपका रुपया चलता है, ठीक है, आपका फोन पे गूगल पे चलता है, उसी प्रकार से आप जा करके वहां पर अपने बिटकॉइन, एथेरियम, एलजीएनएस, यूएसडीटी को दे करके कुछ सामान अभी नहीं खरीद सकते हैं, मतलब इंडिया में। ठीक है, फॉरेन में ये बहुत जगहों पे चालू हो गया, जैसे दुबई अमेरिका में चालू हो गया है, बट इंडिया में ये अभी
चालू नहीं हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट इसको वीडीए बोलती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसको डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल संपत्ति भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, प्रॉपरली टैक्सेशन भी इसके ऊपर जारी कर दिया गया है। क्लियर है? इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है, जैसे हमारी जो करेंसी छपती है, नोट है, या हम फोन पे गूगल पे करते हैं, उसका फिजिकल अस्तित्व है। क्लियर है? वो रियल में फिजिकली दुनिया में मौजूद है। लेकिन जो क्रिप्टो इंडस्ट्री होती है, जो डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री, ये पूरी तरीके से डिजिटल है, इसका फिजिकल कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, वॉलेट्स में ही दिखेगा आपको। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? अब इसका फ्यूचर क्या है? 910 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी ये 2021 में, और 1902 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2028 तक। ठीक है? बारकोड लग चुके हैं दुबई में, हर जगह जहां पर आप जैसे फोन पे गूगल पे करते हो, वैसे अपने क्रिप्टो को, ठीक है, दे करके आप वहां से कुछ सामान खरीद सकते हो। क्लियर है? जियो ने भी जियो कॉइन लॉन्च किया, ट्रंप ने ट्रंप कॉइन लॉन्च किया। 31,000 क्रिप्टो के एटीएम लग चुके हैं अमेरिका में, जहां आप अपने डिजिटल करेंसीज को देख करके, अपने यूएसडीटी को दे करके, अपने डाई को दे करके, अपने एलजीएनएस को दे करके, अपने बिटकॉइन को दे करके आप कैश वाला डॉलर निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको पता था? यस और नो? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है? अब जो ये देखिए, अब ये भी, इसको भी देख लीजिए, बहुत बार देखे होंगे, फिर भी देख लीजिए। क्लियर है? ज्वेलरी जमीन की तरफ क्रिप्टो वीआई संपत्ति के दायरे में भारत सरकार का यूज है, पिछले साल का है ये। क्लियर है? और अभी चड्डा जी नाम के कोई मंत्री हैं पंजाब के, ठीक है, उनका नाम मैं भूल गया हूं, ठीक है, और उन्होंने अभी पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी उठाया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को डिजिटल, हाँ, राघव चड्डा जी हैं, जिन्होंने जो पंजाब के मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये उठाया भी है मुद्दा कि आप डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करिए इंडिया में, क्योंकि भारत के लोग इसमें पैसा कमा करके विदेश चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहां पर टैक्सेशन बहुत कम है। दुबई में 0% टैक्स लगता है, इसलिए लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों इतना टैक्स दें? जो लोग 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, उनको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? इस इंडस्ट्री में तो उन लोग टैक्स को बचाने के चक्कर में विदेश चले जाते हैं। इसको रेगुलेट करना और टैक्स को कम करने के लिए ये सारे मुद्दे उठे हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट भी बहुत हद तक इस पे फोकस्ड है और आगे चल के इसको रेगुलेट करने वाली है। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा चैट बॉक्स को बंद कर देता हूं, नहीं तो सबका ध्यान उसमें जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं, तो इसमें 2 प्रकार के कॉइन आते हैं। क्लियर है? 2 प्रकार के कॉइन आते हैं, एक होता है आपका स्टेबल और एक होता है नॉन स्टेबल। एकदम स्क्रैच से मैं बता रहा हूं, आज पूरी ट्रेनिंग अटेंड करिए, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, अगला 9 दिन बहुत अच्छा बीतेगा, कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्टेबल और एक होता है नॉन स्टेबल। डायरी में आप लिखिए, स्टेबल करेंसी का मतलब ये होता है वो सारे डिजिटल करेंसी, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज, क्लियर है, जिसका रेट फिक्स होता है। ठीक है, जिसका रेट फिक्स होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरे होते हैं नॉन स्टेबल करेंसीज, इसमें मैंने लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? कि नॉन स्टेबल करेंसीज जो होती है, उसका उसका मतलब होता है कि जिसका रेट फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? नॉन स्टेबल करेंसी में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं? जैसे बिटकॉइन, जो दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी थी। ठीक है, एथीरियम, सोलाना, एलजीएनएस, एक्सआरपी, और फ्यूचर में जो आने वाला है आपका फेवरेट अनुबी। क्लियर है? ये सब नॉन स्टेबल करेंसी है, ये नॉन स्टेबल कॉइन्स है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेबल करेंसी की बात करें तो स्टेबल का में कौन कौन आएंगे? जैसे यूएसडीटी हो गया, डाई हो गया, यूएसडीसी हो गया, आपका क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉइन ए। क्लियर है? जो ओरिजिन ने लॉन्च किया, ये सारे क्या है? स्टेबल करेंसी, जिसका रेट $1 से बैक्ड है, $1 के बराबर है। क्लियर? और इसका रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। तो जो पेमेंट के लिए जो यूज होगा वो नीचे वाला यूज होगा, यूएसडीटी, डाई, यूएसडीसी, स्टेबल कॉइन ए। क्लियर? और भारत में एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जैसे बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स से आप ये सारी करेंसीज खरीद सकते हैं। क्लियर है? और जो नॉन स्टेबल करेंसी है जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो सकते, पेमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका रेट तो फ्लक्चुएट होता है। जैसे भाई अभी बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ था, फिर अभी 66 लाख भी है और अभी बढ़ भी रहा है। क्लियर है? तो 66-70 लाख अभी रेट है, तो वो तो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो पेमेंट के लिए कैसे यूज होगा? क्या मेरी बातें क्लियर है? इसीलिए स्टेबल करेंसी का जन्म हुआ नॉन स्टेबल करेंसीज के बाद। अब हम लोग समझते हैं इसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा।
इसका जन्म हुआ क्यों, ये आया क्यों इस दुनिया में, क्या ये जानना चाहते हैं आप? यस और नो जल्दी से कैमरे में थंब दिखाएं। इसका जन्म कैसे ये आया क्यों? देखिए 2008 में क्या हुआ था, 2008 में आपका लेमन ब्रदर रिसेशन हुआ था, क्लियर है, अमेरिका में आर्थिक मंदी आई। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग स्टोरी है, ठीक है, जितना मेरे को पता है वो मैं रिसर्च से आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि वहां के जो बिजनेसमैन लोग थे, वो लोगों ने लोन लेके बिजनेस किया था, क्लियर है, जिसके कारण से क्योंकि मंदी आ गई थी तो लोन को चुका नहीं पा रहे थे। हुआ क्या कि वहां की गवर्नमेंट ने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो दिखाई देती है और जो रेगुलेट में है गवर्नमेंट के, उन सारी चीजों को उन्होंने जब्त कर लिया बैंक ने। जैसे हो गया जमीन, उनकी कार, उनका प्रॉपर्टी और उनके स्टॉक्स, उनके क्या बोलते हैं ये गोल्ड्स, सारी चीजों को, बैंक में रखा हुआ पैसा, सब चीज जब्त करके कुर्की कर दिया अपने पैसे को वसूलने के लिए। तो उसी कारण ये सारी प्रॉब्लम की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसके पास है उसी को ही पता है और उसी के ही कंट्रोल में है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। क्योंकि वो सारा चीज जैसे प्रॉपर्टी हो गया, आपका पैसा हो गया, ये सब सेंट्रलाइज फाइनेंस में था। ये किसी न किसी, अगर भारत में देखे प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में? रेरा के कंट्रोल में है, क्लियर है, और गवर्नमेंट कंट्रोल में। रजिस्ट्री आप कराओगे, भाई आपके नाम में कितनी जमीन है सबको पता है, क्लियर है। तो कल आप कुछ गड़बड़ी करोगे बैंक के साथ, कुछ भी करोगे तो वो तो आपका, या फिर आप लोन नहीं पटाओगे तो चाहे तो आपका वहां से वो चीज वसूल सकती है, क्लियर है। तो ये एक कमी थी कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी चीज, हमारी जात के बिना कोई ले लेता। तो किसी व्यक्ति ने बिटकॉइन को बनाया कि एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी कि जिसके पास है सिर्फ उसी को ही पता हो और उसी का ही कंट्रोल हो। इवन जो बिटकॉइन को बनाया उसका भी कंट्रोल मत, मतलब क्रिएटर का भी कंट्रोल मत रहे। इसी को ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइज की दुनिया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? क्लियर है। और उसी चीज को चरितार्थ करने के लिए, यथार्थ करने के लिए, सॉरी, है ना, बिटकॉइन का जन्म हुआ। और 6 पैसे में बिटकॉइन लगभग लॉन्च हुआ था सन 2009 में, दुनिया का पहला मदर करेंसी, क्लियर है। और आज 15 साल हो गए, आज तक से चल रहा है और लगभग अभी 65 से 70 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। जो लोगों ने 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदा था 2009 में, 2010, 2011 में, आज वो सभी लोग अरबपति बन चुके हैं। तो कैसा लगा ये न्यूज सुन करके कि अगर आपने 100-200 रुपए भी लगा दिए होते इस क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में, बिटकॉइन में, तो आज आप अरबपति रहते, क्लियर है। वैसी एथीरियम की स्टोरी है, वैसी सोलाना की स्टोरी है। एथीरियम 9 रुपए में मात्र लॉन्च हुआ था दोस्तों सन 2015 में, क्लियर है, और आज उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए। तो अगर आप 10,000 रुपए का खरीदे रहते तो भी अरबपति बन गए रहते, क्लियर है। तो ये चीज को समझिए कि ठीक है, अब तक तो हमको नॉलेज नहीं था और ये सारा डाटा जब मुझको पता चला, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, जब ये डाटा मुझको अच्छे से पता चला, तो मैंने जी जान लगा के पढ़ाई करना चालू किया, इस चीज के बारे में सीखना चालू किया। मैं बोला अगर मैं 100 रुपए भी लगा दिया रहता तो आज मैं कितना बड़ा आदमी बन चुका रहता। और वो चांस मेरे हाथ से छूट गया। मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा। जो चीज एक बार बन सकती है दुनिया में, वो दूसरी बार भी बन सकती है। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अगर एक बार एरोप्लेन बना तो दूसरा एरोप्लेन बना कि नहीं बना? एक बार कोई कार बना तो दूसरा कोई कार बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। सबसे दुनिया की पहली कार मर्सिडीज कंपनी ने बनाया था। और आज देखो, ऐसा नहीं है किसी मर्सिडीज कंपनी की कार है, भाई होंडा ही है, सब कुछ है। और आज की कारें आप देखो कितने एडवांस फीचर्स के साथ आ रही है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? वैसे ही मैं सोचा कि भाई नया इनोवेशन होगा, नई चीजें आएंगी और उसको मैं जरूर सीखूंगा और उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को ग्रो करूंगा। और डेफिनेटली वो हुआ भी और उसमें हमने आगे भी बढ़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको डिजिटल करेंसी का बेसिक समझ में आ गया होगा, स्टेबल और नॉन स्टेबल करेंसी, और इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इसका जन्म क्यों और किस लिए किया गया है। क्लियर है? और इसका यूज केस क्या है। अब इसमें 2 प्रकार के कॉइन्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लियर है? 2 प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट है मीम प्रोजेक्ट लिखा है, एक होता है फंडामेंटल। क्या जानते हैं मीम और फंडामेंटल में क्या अंतर होता है? अगर पता है तो कैमरे में यस दिखाइए, नहीं पता है तो कैमरे में ऐसे नो दिखा दीजिए आप। मीम और फंडामेंटल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कैमरे में आप ऐसे थंब को ऐसे करें। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। क्लियर है? तो मीम और फंडामेंटल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे मीम प्रोजेक्ट का मतलब जैसे डॉज कॉइन हो गया, सीबा इनू हो गया, ये ऐसे करेंसी और कॉइन्स हैं, ठीक है,
बहुत सारे करेंसी और कॉइन्स होते हैं, जैसे आपके शेयर मार्केट में होते हैं, है ना, टाटा का शेयर है, रिलायंस का शेयर है ना, सोलर एनर्जी का शेयर है, एससीसीएल का शेयर है, सबका अलग अलग शेयर होता है। वैसे ही यहाँ भी अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग कॉइन होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हमारी ग्रोथ आएगी। क्लियर है? तो डॉज कॉइन और सीबा इनू एक मीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो मीम प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जो सिर्फ बाय और सेल पे डिपेंड है। अगर लोग खरीदेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, लोग बेचेंगे तो उसका रेट गिर जाएगा, बस वो बाय और सेल के पे है। उसका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा उसका कोई रोड मैप नहीं होता है। नॉर्मल से एक कॉइन होता है जिसको खरीदी बिक्री चलते रहती है, तो बोलते हैं मीम प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे डॉज कॉइन हो गया और सीबा इनू, नाम भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। दूसरे होते हैं फंडामेंटल प्रोजेक्ट। जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट होते हैं ये ज्यादातर लॉन्ग टाइम चलते हैं, जैसे एथीरियम पिछले 10 सालों से चल रहा है, ठीक है, और पॉलीगॉन, ठीक है, एक्सआरपी लगभग 13 साल से चल रहा है। तो ये ओरिजिन जो लॉन्च हुआ है आप सभी जानते हैं, मोनेरो है, जेड कैश है, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट को फंडामेंटल क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट में किसी समस्या का समाधान लेके आते हैं। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो मार्केट में किसी समस्या का समाधान लेकर के आते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रोजेक्ट। क्लियर है? जैसे एथीरियम, एथीरियम क्यों आया? एथीरियम का जो यूज केस है वो ये है कि एथीरियम 9 रुपए से 2 लाख रुपए का सफर इसलिए कर पाया क्योंकि उसका यूज केस आया, क्योंकि उसमें जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यू बनाए जाते हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो सब एथीरियम के ब्लॉकचेन का ही यूज करते हैं। क्लियर है? 70 से 80% केसेस में एथीरियम ब्लॉकचेन ही, एथीरियम ही यूज होता है। क्लियर है? इसीलिए एथीरियम का जो प्रोजेक्ट है वो एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, उसका यूज केस है, और जब भी उसके ब्लॉकचेन का यूज किया जा रहा है उसको गैस फीस के रूप में पैसा जा रहा है, इसलिए वो एथीरियम कंपनी मजबूत हुई और आज देखो आज भी चल रही है। तो उसने मार्केट की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये जिसका यूज आम डेवलपर्स कर रहे हैं अपने डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ने क्या सॉल्यूशन लाया, उन्होंने एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया जो एथीरियम का सपोर्ट करता है। क्लियर है? एथीरियम ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन है और उसका सपोर्ट करने के लिए पॉलीगॉन आया दुनिया में। क्लियर है? कि उसके ट्रांजैक्शन क्योंकि बहुत स्लो है, एथीरियम के ट्रांजैक्शन बहुत सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एथीरियम में है और उसका ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है, इसीलिए पॉलीगॉन आया उसके ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए। जैसे आरबीआई समझ लो और आपका एसबीआई समझ लो, भाई आरबीआई को सारा डाटा भेजना है, लेकिन आरबीआई डायरेक्ट जगह जगह आरबीआई का ब्रांच नहीं खुला हुआ, डाटा जगह जगह एक्सिस बैंक और आपका क्या खुला हुआ है, आपका एसबीआई खुला हुआ है जो आरबीआई को सपोर्ट कर रहा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आपके सारे ट्रांजेक्शन सारा चीज रिकॉर्ड वो आरबीआई को भेजता है। वैसे ही पॉलीगॉन भी आपका एसबीआई या एक्सिस बैंक का रोल अदा करता है, जो सारे डाटा और ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को एथीरियम को भेजता है और उसको हेल्प करता है उसके काम को सरल बनाने में। यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, मैं कोशिश, और देखो मोनेरो और जेड कैश ये भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इनके कॉइन का रेट भी $250, $230, $300 ऐसा तक का इसका रेट अभी चल रहा है। ठीक है, और ये क्यों हिट हुए, ये क्योंकि ये जो ओरिजिन करना चाहता है वही ये लोग भी करना चाहते थे। क्लियर? अभी भी उसमें लगे हुए हैं। ओरिजिन क्यों हिट हुआ और ओरिजिन क्यों आज चल रहा है और ओरिजिन इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि ये मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया दुनिया में। बिटकॉइन आने के बाद ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि चलो भाई हम अपने पैसे को बिटकॉइन के रूप में रख सकते हैं जिसको कोई हमसे नहीं छीन सकता हमारी इजाजत के बिना। क्लियर है? लेकिन उसे हम पेमेंट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि भाई हम रेट उसका फ्लक्चुएट होता है। तो ओरिजिन इसलिए आया है क्योंकि ये दुनिया का पहला प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम ये बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्राइवेट और एनोनिमस पेमेंट सिस्टम। ठीक है, पूरा ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक इकोसिस्टम बना रहा है जो अभी तक से सेंट्रलाइज है उसको डिसेंट्रलाइज कर रहा है। इसीलिए ओरिजिन पूरी दुनिया में हिट हो रहा है और ये करेगा स्टेबल कॉइन ए की मदद से, ए पे की मदद से। जैसे फोन पे और गूगल पे वैसे इसका ए पे आने वाला है। क्लियर है? जो इसके व्हाइट पेपर में हमने स्टडी किया है, और उससे पूरी दुनिया पेमेंट का ट्रांजेक्शन करेगी और दुनिया का सबसे सेफ सिक्योर ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर है? तो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, भाई एक ऐसी करेंसी तो दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज, जो क्योंकि अगर डॉलर में आप ट्रेड करोगे या रशियन डॉलर में ट्रेड करोगे, ठीक है, या आप आईएनआर में ट्रेड करोगे, तो जिस करेंसी में दोस्तों ट्रेड होगा वो देश तो मजबूत बनता जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाया जाए जो किसी देश की मत हो। क्लियर है? और वो
कॉइन और उस करेंसी का नाम है ए, जो एल्जिनस लॉन्च, जो ओरिजिन ने लॉन्च किया है और उसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसकी छपाई, उसकी प्रिंटिंग आप करेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब मैंने बताया क्या है, जिसको पब्लिक चलाती है, जो पब्लिक का कंट्रोल है। तो भाई फाइनेंशियल दुनिया को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, मतलब अभी जो पैसा है वो आरबीआई छापता है या फॉरेन में फेडरल बैंक छापता है, ये अमेरिका में, तो डॉलर को, तो वो एक सेंट्रलाइज संस्था है, उसको डिसेंट्रलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो ओरिजिन कर रहा है अभी थर्ड डे में, जो तीसरा दिन होगा हमारा, उसमें इसको पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा कि ये करेगा कैसे ओरिजिन इस चीज को। क्लियर है? तो आज मैं ब्रीफ एक छोटे छोटा डिस्कशन टॉपिक को मैं टच कर रहा हूं ताकि आपका बेसिक्स मजबूत हो जाए। क्लियर है? तो मीम प्रोजेक्ट और फंडामेंटल में समझ में आ गया, जो मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो फंडामेंटल प्रोजेक्ट होता है, उसका लाइफ लॉन्ग ज्यादा होता है, उसकी कॉइन का रेट बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ता है। क्लियर है? और मीम प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जैसे डॉज कॉइन, शिबानु, जो सिर्फ बाय सेल पे डिपेंड होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्ट में और दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज। डिजिटल करेंसी में भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। क्लियर है? उसको पहचानने के लिए कई बार हमने बताया हुआ है अपने सेशंस में, और आगे चल के फोर्थ डेज में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज अगर कोई डिजिटल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में होता है, जिसके कारण से आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। और अगर वो डिसेंट्रलाइज है, बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना के जैसे, तो आपके साथ, या एलजीएनएस के जैसे, तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंट्रलाइज है कि ये डिसेंट्रलाइज है, वो हमने चार्ट भी रहा है, और आगे चल के इसके पूरी डिटेल ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये सेफ क्यों है और ये कैसे चलती है? ठीक है? और इसमें किसका कंट्रोल है? कोई तो होगा भाई, जैसे कि सेबी है भारत में। क्लियर है? जो आपका अथॉरिटी है, एक सेबी है ना, और रेरा है जो जमीन का पूरा लेखा जोखा कंट्रोल करती है, सारी चीजें हैं। तो कोई तो डिपार्टमेंट होगा, या एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जो कॉर्पोरेट्स का लेखा जोखा रखती है। क्लियर है? कंपनियों का। तो कोई तो इसकी रेगुलेटरी होगी, कोई तो होगा भाई इसका मई बाप। कितने लोगों का ऐसा क्वेश्चन है? यस नो जल्दी से बताएं, जल्दी से कैमरे में दिखाएं। इन्वॉल्व हो रहे हैं, नोट्स बनाते रहे, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। क्लियर है? टॉपिक ज्यादा है और कवर करना है मेरे को फटाफट। क्लियर है? तो वो चीज का नाम है, इसमें कोई देश नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, उसको सेफ्टी प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक वैल्यू देती है। क्लियर है? उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण से इसका अस्तित्व है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पर भी लिखा है मैंने, वर्ल्ड मोस्ट सेफेस्ट मेथड फॉर डाटा सेविंग एंड ट्रांजेक्शन इन ट्रांसपेरेंट मेथड। डाटा को सेव करने के लिए और ट्रांजेक्शन करने के लिए ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था। ब्लॉकचेन एक ऐसा जगह है दोस्तों, जिसमें अगर एक बार कोई डाटा सेफ हो जाता है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है वो भी एक डाटा है, जो कॉइन है वो एक डाटा है, सब तो डिजिटल चीज है ना। तो इसको कोई हैक कर सकता है, जैसे बिटकॉइन का पूरा सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। और आज एक कॉइन 70 लाख रुपए का, बिटकॉइन का पूरे सिस्टम को कोई हैक कर लिया, कोई कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट नहीं हैक कर लिया, चलो इतनी बड़ी कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट, छोटी मोटी कंपनी है। चलो गूगल भी तो बहुत बड़ी कंपनी है, अगर गूगल ने ही ऐसा कुछ कर दिया, गूगल के मालिक ने, सुंदर पिचाई ने, जो उसके सीईओ है अभी, क्लियर है, कि चलो भाई हम बिटकॉइन को हैक करते हैं, और बिटकॉइन को हैक कर लिया गूगल ने, तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, खत्म हो जाएगी। लेकिन कर पाया क्या? 15 साल से चल रहा है, कर पाया क्या? नो, नहीं कर पाया। गूगल के भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने भी इसको हैक नहीं कर पाया। उसका कारण है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो 1995 में, ठीक है, दो साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया था, और जिसका यूज दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन ने किया, क्योंकि डाटा को सेफ्टी और ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करता है पूरे एप्लीकेशंस को, उसको कोई एडिट और हैक नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक पब्लिक लेजर है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है, जिसमें जो डाटा लिखाता है, जिस उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेजर का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हिंदी में, मतलब मैं भी भूल गया उसको लेजर को क्या बोलते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना सारे ट्रांजेक्शन का, कितना आया और कितना गया, उसी को लेजर बोला जाता है। बैंक में आपका बही खाता समझ लो, एक डिजिटल बही खाता है वो। क्लियर है? जिसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन का, किसने किसको कितना दिया, कितना लिया, कितना नया कॉइन बना, कहाँ क्या है, सारा चीज। और वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, बट उसको सिर्फ आप देख सकते हो, बट हैक नहीं कर सकते।
मैं आपको ब्लॉकचेन दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, कई लोग कभी ब्लॉकचेन भी नहीं देखे रहते। तो ये मैंने ओपन किया ब्लॉकचेन, आपको ये दिख रहा है polyscan.com, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर, नहीं ब्लर दिखा। आ रहा है, अच्छा, ब्लर आ रहा है। मैं इसको ना फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ तो शायद आ जाए। 1 मिनट दीजिए तब तक से, 1 मिनट। अभी दिख रहा है? अभी आई थिंक दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है सर अभी। आया, लेकिन तो ये polyscan.com है दोस्तों, है ना। और यही है ब्लॉकचेन जिसमें आप देखिए, जैसे अगर आपको ओरिजिन एलजीएनएस का देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखिए ORI। अब किसी भी ब्लॉकचेन कई सारे होते हैं, ORIGIS ओरिजिन, ठीक है। ये आ गया एलजीएनएस। देखिए इसमें सारा डाटा आपको दिखाएगा। ये पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है जिसको इंडिया में इजाद किया गया था, ठीक है, आविष्कार किया गया है इसका, और पूरा वर्ल्ड आज इसको यूज करता है, जो एथीरियम का सेकंड लेयर का ब्लॉकचेन है, ठीक है। और इसी में ही एलजीएनएस कॉइन रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसमें सारा डाटा जो है इसी में रिकॉर्ड होता है, और इसीलिए एलजीएनएस के कोई भी डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इवन ऑनर चाहे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, जैसे बिटकॉइन को नहीं कर पाता कोई। क्लियर है? तो ये सारे डाटा आपको यहाँ पर दिखेंगे, कौन किसको कितना भेजा है, कितना लिया है कॉइन, सारा चीज, कौन कितने होल्डर है, देखिए ट्रांसफर्स आपको दिख रहे हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी ब्लॉकचेन के ऊपर। जस्ट मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। क्लियर है? कल इस पे पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी, इसको पढ़ना भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, और क्यों इसको हैक नहीं कर सकते, ये सारे चीज का आंसर आपको कल बहुत अच्छे से मिलने वाला है। क्लियर है? तो कल की ट्रेनिंग में भी आप इतनी ही उत्साह दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो ब्लॉकचेन को मैंने आपको किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसका यूज केस क्या, ब्लॉकचेन क्या, ब्लॉकचेन के थोड़ा टाइप को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, XRP का ब्लॉकचेन है, एथीरियम का ब्लॉकचेन है। फिर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो फिर से ब्लर हो गया सर। मैं स्लाइड को जब चेंज कर रहा हूँ ना तो वो क्या बोलते हैं, कुछ ग्लिच आ रहा है और फिर से शेयर करने को बोलता है। चलिए, है ना, अभी देखिए, अभी आ रहा होगा। क्लियर है? जी अभी क्लियर है। अभी आ गया। तो ब्लॉकचेन के, अभी ब्लॉकचेन में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन कौन कौन से आविष्कार है। जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ जिसमें बिटकॉइन का कॉइन रन करता है। क्लियर है? उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उसका यूज केस क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए उसका यूज बनाया गया था। XRP जो 2012-13 में लॉन्च हुआ था, सेकंड ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में, ठीक है। उसका काम था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, एक देश से दूसरे देश में पेमेंट, पैसा भेजना है। बैंक इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। क्लियर? XRP का। बिटकॉइन बैंकिंग इंडस्ट्री के खिलाफ बनाया गया था और XRP को बैंकिंग इंडस्ट्री के पक्ष में बनाया गया था। क्लियर है? इसलिए इसका यूज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बैंक करते हैं, ओवरसीज के लिए। क्लियर है? तीसरा एथीरियम है। एथीरियम ब्लॉकचेन बना लगभग 2015 के आसपास। क्लियर है? और ये इसका यूज केस क्या है, ये क्यों बना था, डेवलपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिजाइन होता है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जो डिजाइन होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एथीरियम के ही ब्लॉकचेन पे डिजाइन होते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसमें आगे बताता हूं टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। लेयर 1, लेयर 2 और लेयर, ये अलग अलग लेयर के ब्लॉकचेन होते हैं, और लेयर 2 विद जेट के टेक्नोलॉजी। क्लियर है? ब्लॉकचेन के अलग अलग लेयर्स होते हैं। क्लियर है? लेयर 1 का मतलब ऐसे ब्लॉकचेन जो मदर ब्लॉकचेन भी बोलते हैं इसको, जैसे एथीरियम लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, ठीक है। लेयर 2 का ब्लॉकचेन जैसे पॉलीगॉन है, ठीक है, जैसे अनुबी है। अनुबी भी जो आ रहा है आपका, वो लेयर 2 का ब्लॉकचेन, वो लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं है, वो भी एथीरियम के सपोर्ट के लिए ही बनाया जा रहा है। क्लियर है? लेकिन वो तीसरे वाले टेक्नोलॉजी से बन रहा है, लेयर 2 ब्लॉकचेन विद जेडीके टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के साथ वो बन रहा है। तो ये 3 प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। जो लेयर 2 के ब्लॉकचेन होंगे, जैसे पॉलीगॉन हो गया या एनोबी हो गया, ये ब्लॉकचेन जो लेयर 1 के ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। ब्लॉकचेन क्या, ये क्लियर हुआ आपको, डाटा को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, ट्रांजैक्शन को सही तरीके से करने के लिए, किसी भी डाटा को सेव करने के लिए ब्लॉकचेन बनता है। फाइनेंस इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का यूज पब्लिक लेजर के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका बही खाता होता है, इसके पास इतने पैसे पड़े, इसके पास इतने पैसे पड़े, इतने पैसे इसने इसको दे दिया, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही कंप्लीट होता है। हालांकि वो काम कैसे करता है वो कल हम समझेंगे। इसमें कई सारे ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको बताया।
अब लेयर 1 इसके टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 2 विद जेडके टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेयर 1 ब्लॉकचेन जैसे एथीरियम है, बिटकॉइन, ये सब मदर ब्लॉकचेन कहलाते हैं और इनके सपोर्ट के लिए जो ब्लॉकचेन बनते हैं उसको लेयर 2 ब्लॉकचेन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? यस नो? एक बार थंब दिखा दे कैमरे में। थोड़ा टेक्नोलॉजी है लेकिन सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? आज मैं एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ, डे 1 है अभी, तो डे 10 तक जाना है अपन को। क्लियर है? लेयर 3 जो है, सॉरी तीसरा जो है जो मैंने आपको बताया लेयर 2 ब्लॉकचेन, जो लेयर 1 के सपोर्ट के लिए बनता है, बट ये जेट के टेक्नोलॉजी, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का यूज करके बनता है। अब इसका डिटेल जो है हम लोग कल समझेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं कॉइन और टोकन इस इंडस्ट्री में। अब ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। कॉइन्स और टोकन में क्या अंतर होता है? कॉइन का मतलब होता है वो सारे मतलब करेंसीज, डिजिटल करेंसीज जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है उसको कॉइन बोलते हैं। जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना, इसका खुद का ब्लॉकचेन है। वो दूसरे के ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहे अपने डाटा को सेव करने के लिए। क्लियर है? अपने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए वो दूसरे के ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं का ही ब्लॉकचेन बनाया और उसी का ही कॉइन को, उसके नेटिव कॉइन को जो नाम दिया जाता है उसको कॉइन बोला जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, एथीरियम, सोलाना। और टोकन का मतलब होता है एक ऐसा क्या बोलते हैं, करेंसी जो दूसरे ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है अपने डाटा को सेव करने के लिए। क्लियर है? तो जो जैसे एलजीएनएस है, एलजीएनएस अभी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का यूज करता है अपने डाटा को सेव करने के लिए, जबकि पॉलीगॉन का खुद का कॉइन है। पॉलीगॉन के कॉइन का नाम कोई बताएंगे क्या है? क्या है? पोल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी का मुंह ओ बन गया था। ठीक है, पोल। सभी का मुंह ओ बन गया था, मैं देखा कैमरे में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पोल को बोलो तो ओ बन जाता है मुंह। तो पोल नाम का कॉइन उन्होंने लॉन्च किया पॉलीगॉन ने, जो उसका खुद का कॉइन है। क्लियर है? और एलजीएनएस जो है क्या बोलते हैं, एक टोकन है जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का यूज करके रन करता है। हालांकि उसका खुद का भी ब्लॉकचेन आ रहा है, नोवी ब्लॉकचेन। जैसे बाइनेंस, बीएनबी ब्लॉकचेन है, शुरू में जो बीएनबी कॉइन था वो पहले दूसरे ब्लॉकचेन में चलता था, फिर बाइनेंस ने खुद का ब्लॉकचेन लाया बीएनबी के नाम से। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें एक्सचेंज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। क्लियर है? अब भाई खरीदने बेचने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, जिसको एक्सचेंज बोला जाता है। ठीक है, कॉइन को खरीदे कहाँ, बेचे कहाँ? सब्जी खरीदने के लिए कोई जगह है ना, जिसको नाम बाजार बोला जाता है। शेयर को खरीदने बेचने का कोई जगह, जिसको बीएसई और एनएसई बोला जाता है भारत में, जो भारत का शेयर बाजार है। क्लियर है? वैसे ही है ना, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी एक्सचेंज होता है जिसको क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं। और एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं, अभी डायरी में लिखेंगे। एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जहां खरीदी और बिक्री होगी। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हो, थोड़ा सा मैं और इसको डिफाइन कर देता हूं। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हो दोस्तों, तो क्या होता है, वहां पर डॉलर का एक्सचेंज रहता है। वहां पर डॉलर भी थप्पी थप्पी पड़ा हुआ है और वहां पर आपका इंडियन रुपीज भी थप्पी थप्पी पड़ा हुआ है, बंडल बंडल। क्लियर है? आप अपना कैश वाला पैसा लेके जाते हो, उनको देते हो अपना इंडियन रुपीज, वो आपको क्या दे देगा उसके बदले में? डॉलर दे देगा। आप लेके विदेश चले जाओगे, फिर विदेश से वापस आओगे, जो आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है उसको आप दे दोगे एक्सचेंज को, जो एयरपोर्ट में रहता है। ठीक है, आपके डॉलर को रख लेगा और आपको क्या दे देगा? इंडियन रुपीज दे देगा। जहां दोनों चीज मौजूद है, पहले चीज को देके दूसरी चीज ली जाती है, दूसरी चीज को देके पहली चीज ली जाती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्लियर है मेरी बातें? वैसे डिजिटल करेंसी के एक्सचेंज होते हैं जहां पर से इसका खरीदी और बिक्री होती है, मतलब एक्सचेंज हम करते हैं। अपने इंडियन रुपीज से हम उसको कॉइन खरीद सकते हैं, फिर कॉइन से फिर उसको इंडियन रुपीज वापस बना सकते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हुई? यस नो? ठीक है। अब एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स, ठीक है, ये दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जैसे कि क्विक स्वैप और पैनकेक स्वैप। मैं पहले ही बता दिया, जहां भी सेंट्रलाइज शब्द आ गया वहां मालिक का कंट्रोल है। तो बाइनेंस और कॉइन डीसीएक्स में उनके मालिकों का कंट्रोल है। क्लियर है? एक चीज याद रखिए। और क्विक स्वैप और पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज, उसमें पब्लिक का कंट्रोल होता है, मालिक आपकी पैसे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन बाइनेंस और कॉइन डीसीएक्स भी नहीं कर सकता इफ ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होंगे, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे किसी भी एक्सचेंज में कभी भी खरीदी बिक्री ना कर ले जो एफआईयू रजिस्टर्ड ना हो। एफआईयू लिख लीजिए। अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे किसी भी एक्सचेंज में आप खरीदी बिक्री ना करें, क्योंकि फिर मान के चलो वो कंपनी आपका पैसा लेके भागेगी, वो एक्सचेंज कंपनी, तो आप किसको बोलने जाओगे? गवर्नमेंट आप ही को बोलेगा। ठीक है। तो सेंट्रलाइज में ये सेफ्टी आपको मतलब रखनी है। तो बाइनेंस और कॉइन डीसीएक्स एफआईयू रजिस्टर्ड है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो।
क्लियर है? और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्विकस्वैप और पैनकेकस्वैप इसको कोई उस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? अभी तक तो इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस अभी नहीं आए, फ्यूचर में आएंगे तो कुछ पता नहीं मेरे को। क्लियर है? तो और ये ऐसे लेकिन ये सेफ है, इटसेल्फ सेफ है, खुद में ही सेफ है, क्योंकि इसमें किसी भी का कंट्रोल नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पब्लिक के कंट्रोल से चलता है। क्लियर? अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पे मैं नहीं जाऊंगा अभी सिर्फ आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ। अब वो क्यों डिसेंट्रलाइज्ड है, क्विकस्वैप क्यों नहीं कर सकता, उसके लिए और डीप में जाना पड़ेगा फिर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बहुत सारे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उसके नाम आप लोग देख सकते हैं गूगल में जाकर के। अब आपको अपने डिजिटल करेंसी को खरीदना तो रखेंगे ना कहीं बोरी में भर के तो नहीं रखेंगे। क्लियर है? कहीं ना कहीं तो रखेंगे, वो रखने की जगह का नाम है वॉलेट। क्लियर है? देखो आपकी जो डिजिटल करेंसी है वो सारी सेफ कहां पर है, ब्लॉकचेन में ही सारा डाटा सेफ है, आखिर है तो वो डिजिटल डाटा ही। लेकिन उसका एक्सेस भैया, पैसा तो भैया आपका पड़ा हुआ है बैंक में ही, लेकिन आपको एक्सेस कैसे करते हो, फोन पे, गूगल पे, या आप अपना नेट बैंकिंग चालू करते हो तब तो उसको एक्सेस कर पाते हो ना, आप उसका यूज कर पाते हो, उसको ट्रांजेक्शन कर पाते हो। सही बोल रहे हो कि नहीं? यस और नो? तो जैसे फोन पे गूगल पे है, वैसे ही आपका वॉलेट काम करता है। क्लियर है? वॉलेट का काम है, आपकी जो की होती है, इसमें देखिए क्या होता है, आपको 12 अंक का की मिला होता है, और वो की से ही आपका पैसा सेफ होता है। यहाँ पर कोई आधार कार्ड, ईमेल आईडी नहीं लगता है। अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड तब की बात है। क्लियर है? तो वो की को सेफ्टी प्रदान, वो की का एक्सेस आपको देता है, उसी का नाम वॉलेट है। क्लियर है? और आपके पास कितने कॉइन है, वो सारा चीज आप अपने वॉलेट में फ्रंट में देख सकते हो, ब्लॉकचेन में भी जाके देख सकते हो, लेकिन इसके द्वारा सामने में देख सकते हो और तुरंत ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया वॉलेट। वॉलेट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज वॉलेट और एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। बाइनेंस जो होता है वो सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस देता है, कॉइन डीसीएक्स भी सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस देता है, बायबिट है, बिंग एक्स है, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज वॉलेट का सर्विस आपको देते हैं। ठीक है? जैसे बैंक में आपको लॉकर देते हैं ना भाई, अपना सोना भी रख सकते हो, वैसे समझ लो आप। ठीक है? वैसे ही आप समझ लीजिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, क्लियर है, उसमें कोई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लगेगा, तब आप समझ जाइए कि वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। सिंपल सी बात है, जब आप बाइनेंस में वॉलेट क्रिएट करोगे तो उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, दुनियादारी सब मांगेगा वो। लेकिन जब आप बिटगेट या टोकन पॉकेट में आप बनाए होंगे या बनाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं मांगेगा। क्लियर है मेरी बात है? इसलिए वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। मेटामास हो गया, टोकन पॉकेट हो गए, बिटगेट हो गए। क्लियर है? और तीसरे प्रकार का वॉलेट होता है जो कम कम लोगों ने सुना होगा, उस वॉलेट को बोलते हैं हम हार्डवेयर वॉलेट। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर वॉलेट। सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है? ठीक है, ज्यादा सेफ है हार्डवेयर वॉलेट, सबसे ज्यादा सेफ। हार्डवेयर वॉलेट इसलिए सबसे ज्यादा सेफ होता है, जैसे ये एक क्या बोलते हैं उसके जैसे रहता है, जैसे आपने पेन ड्राइव देखा है ना, पेन ड्राइव के जैसे रहता है, और वो पेन ड्राइव के जैसे यूज होता है। क्लियर है? तो जो बड़े बड़े डिजिटल करेंसी अपने पास रखते हैं, ज्यादा पैसे के रखते हैं, वो हार्डवेयर वॉलेट में रखते हैं, वो ना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट दोनों का यूज नहीं करते। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? ठीक है? और ये पेन ड्राइव के जैसे रहेगा, और ये सेफ इसलिए है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए ये सेफ है, तो कोई इसको हैक भी नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार से। क्लियर है? जो इंटरनेट से ही कनेक्ट नहीं तो हैक कैसे करेगा? क्लियर है? इसीलिए तीसरा वाला वॉलेट सबसे ज्यादा सेफ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड सेफ्टी है सेंट्रलाइज वॉलेट, और थर्ड में फिर डिसेंट्रलाइज, अगर वो एफआईयू रजिस्टर्ड है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वॉलेट भी आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि नया कॉइन बनता कैसे है, नया कॉइन जनरेट कैसे होता है। क्लियर है? तो नया कॉइन बनने और जनरेट होने के प्रोसेस को ही माइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनिंग का मतलब यहाँ पर वो कोयला खनना नहीं है या गोल्ड को खनना नहीं है। ठीक है? माइनिंग का सरल अर्थ में बता रहा हूं, वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना मतलब चेक करना, एक खाते से दूसरे खाते, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा गया, पैसा मतलब डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हुआ, तो चेक कौन करेगा? कौन चेक करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रांजेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? बैंक में तो भाई बैंक वाले बैठे हैं चेक करने के लिए, यस और नो? वो देखेंगे कि आपके खाते में इतना पैसा है कि नहीं, यार देखेंगे, चेक करेंगे, फिर निकाल के देंगे ना आपको। क्लियर? तो बैंक वाले वहां पर बैठे हैं, वहां मैनुअली और सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीजें चेक हो रही है, लेकिन यहाँ कौन चेक करेगा? क्लियर है? उस चेक करने के प्रोसेस को ही माइनिंग बोला जाता है। माइनिंग अब दो, और इस माइनिंग के प्रोसेस से ही जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, ठीक है, उनको माइनर और वैलिडेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइनर और
वैलिडेटर बोला जाता है। और वो क्यों करेंगे इस काम को? बैंक में भाई लोग आपके एम्प्लॉय लोग बैठे रहते हैं तो क्यों बैठे रहते हैं? या बैंक खुला है तो क्यों खुला है? उसको कुछ फायदा है तभी तो खुला है ना। वैसे ही लोग आपके ट्रांजेक्शन को क्यों वैलिडेट करेंगे, मेरे को ये बताइए। और वो क्यों माइनर और वैलिडेटर बनेंगे? वो इसलिए बनेंगे क्योंकि उनको रिवॉर्ड के रूप में वही कॉइन मिलता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? जो लोग माइनिंग करते हैं, मतलब जो लोग ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, चेक करने का काम करते हैं, ठीक है, उनको वही कॉइन रिवॉर्ड के रूप में, उनकी कमाई के रूप में उनको दिया जाता है। जब आप बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे तो वो बिटकॉइन मिलेगा, एथीरियम की करेंगे तो एथीरियम मिलेगा। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? माइनिंग क्या है सरल शब्दों में मैंने बताया, और इसमें वैलिडेटर और माइनर किसको बोलते हैं, और वो क्यों बनेंगे? क्योंकि उनको कमाई होती है उससे। क्लियर है? तीसरी चीज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की माइनिंग होती है, इसको समझिएगा। जो वैलिडेशन करना है ना, ट्रांजेक्शन को चेक करना है, वो दो मेथड से होता है, ठीक है। सो गए हैं क्या सभी लोग सुबह से? थोड़ा एनर्जी और एक्साइटेड दिखाइए भाई, थोड़ा चैट वैट में। क्लियर है? बहुत ज्यादा नॉलेज दे दे रहे हैं क्या सर, कि बस करें कि कंटिन्यू करें? बस 10-15 कंटिन्यू। मिनट और है दोस्तों, थोड़ा सा और, ताकि आज की क्लास को हम पूरा कंक्लूड करें, कंप्लीट करें, ठीक है। आगे कंटिन्यू बढ़ते कीजिए। हैं। माइनिंग दो प्रकार की होती है, पीओडब्ल्यू और पीओएस माइनिंग। क्लियर है? वो पीओडब्ल्यू को प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है, और पीओएस को प्रूफ ऑफ स्टेक बोला जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क की जो माइनिंग होती है ना, उसको उसमें जस्ट लाइक पावर प्लांट है, जैसे पावर प्लांट है ना आपका, पावर जनरेट करता है, तो उसी प्रकार से ये भी होता है। इसमें ना आपको मतलब ये सारे हार्डवेयर लगते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होता है। इसमें हार्डवेयर लगता है, जैसे जीपीयू लगेगा, कंप्यूटर लगते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में बिजली लगता है। इसको कल डिटेल में बताएंगे ब्लॉकचेन का, जब ब्लॉकचेन का पूरा ट्रेनिंग होगा तो और इसको डीप समझाया जाएगा आपको। क्लियर है? ऊपर ऊपर तभी मैं टच कर रहा हूं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि ये फिजिकल इसमें गैजेट्स लगते हैं, और उसमें बिजली लगती है, कंप्यूटर लगेगा, जीपीयू लगेगा। क्लियर है? तो उसके कारण क्या होता है, बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए आज के समय में मैक्सिमम देशों में पीओडब्ल्यू माइनिंग को बैन कर दिया गया है। भारत में भी जहां तक से मेरा नॉलेज है कि पीओडब्ल्यू माइनिंग बैन है, जहां तक से 100% में श्योर नहीं हूं, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। क्लियर? लेकिन विदेशों में तो बिल्कुल बैन हो गया है, बहुत जैसे चाइना ने तो बिल्कुल बैन करके रखा है, क्योंकि बिजली खपत बहुत होती है, जिससे पॉल्यूशन रेडिएशन के रूप में बहुत ज्यादा होता है इसमें। क्लियर है? तो इसको प्रूफ ऑफ माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे एथीरियम, बिटकॉइन जो है वो पीओडब्ल्यू माइनिंग के थ्रू जन्मता है। अभी भी नया बिटकॉइन पीओडब्ल्यू के थ्रू ही नया आता है अस्तित्व में। जब एक ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है तो उसके माइनर को बिटकॉइन गिफ्ट में दिया जाता है, फिर उसको बेचता है, जिसके कारण मार्केट में नया बिटकॉइन आता है। क्लियर है? वैसे ही प्रूफ ऑफ जो स्टेक है, उसमें क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर कोई फिजिकल या सॉफ्टवेयर से सारा काम होता है, जो ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे एथीरियम का आपको वैलिडेटर बनना है, एथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक से नया एथीरियम दुनिया में आता है, ठीक है। और उसमें कोई फिजिकल चीज नहीं लगती, उसमें कोई बिजली नहीं लगता है, सारा चीज सॉफ्टवेयर से चल रहा है, ठीक है, एथीरियम। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर उसका वैलिडेटर बनना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना है, माइनिंग में घुसना है आपको एथीरियम के, तो आपको बहुत सारे एथीरियम, लगभग 32 एथीरियम, अभी एक एथीरियम लगभग 2 लाख का है, तो उसका डबल कर लो, ठीक है। 32 एथीरियम लगभग आपको स्टेक करने पड़ेंगे, तब आप वैलिडेटर के रूप में वहां चुने जाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? और उसका एक पूरा एक प्रोसीजर है। क्लियर है? उसमें जो वैलिडेटर सबसे ज्यादा अपने कॉइन को स्टेक करके रखता है, उसको वैलिडेशन करने का मौका मिलता है। क्लियर है? और उसी को ही फिर रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये इस प्रकार का एथीरियम ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ गई यहां तक? यस और नो? क्लियर है? प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। और माइनिंग क्या होता है, इसके माइनिंग के दो टाइप। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ट्रांजेक्शन वैलिडेट होता है और सही ट्रांजेक्शन हो पाता है। अब ये सबको मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी समझ लेते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्लियर है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो अभी आपको नहीं बताया पाया था, उसको बता देता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून। क्लियर है? देखो, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिजाइन किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज दुनिया डिजाइन की जा रही है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज है, इसको ऑपरेट कौन करेगा भाई, कौन चलाएगा? कोई तो मालिक होगा, आप लोग के मन में आता होगा ना, यस और नो? कोई मालिक ही तो चलाएगा भाई, वही तो कंट्रोल करेगा, एडमिन पहले किसी के पास तो होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है।
क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए गए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करके, ठीक है, वो अगर टाइम रहेगा तभी मैं दिखाऊंगा भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। 9:30 बजे से ज्यादा नहीं खींचेंगे आज की क्लास को, वहां तक एंड करना है, क्योंकि आगे 10 दिन तक और भी दिखा देंगे आपको चीजें। क्लियर है? तो क्या मैं बता रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून। ये कोडिंग की भाषा में लिखा जाता है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सब एक सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज है जिसमें कोडिंग को लिखा जाता है और उसी कोडिंग के अनुसार ही वो सॉफ्टवेयर चलता है। जैसे आज हम लोग जूम में कनेक्टेड है, यस और नो? अभी हम लोग क्या आमने सामने फिजिकल बैठे कि जूम में है? हम लोग जूम में बैठे हैं भाई, मैं आपको सामने देख पा रहा हूँ और आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरी स्लाइड देख पा रहे हो, जबकि मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर को किसी ने तो डेवलप किया है ना, जूम को। जो कंपनी है वो कोडिंग से पूरी बनी हुई है, मगर वो सेंट्रलाइज है, उसको चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ रूल्स, ऐसे कोडिंग्स जिसको एक बार ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लगभग नामुमकिन है उसको चेंज कर पाना। उसी को बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन में जो डिजाइन करके डाल दिया गया रूल, वो चेंज नहीं हो सकता है। एथेरियम में जो चेंज करके लगा दिया गया वो चेंज नहीं हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेट ऑफ रूल्स रिटन इन अ कोडिंग, लिखा भी हुआ है मैंने लास्ट लाइन में। क्लियर है? और उसी नियम कानून, जैसे आपके एलजीनेस में, आप जिन लोगों ने एलजीनेस में लगाया हुआ है, अपने कॉइन खरीद के रखा है, उसमें उन्होंने डाल दिया कि भाई इतने से इतना % एलजीनेस हर 8 घंटे में आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा, रेट चाहे जो भी हो। क्लियर है? तो वो रूल्स उसमें फॉलो हो रहा है, और उस रूल को वो खुद भी वो लोग चेंज नहीं कर सकते। अब वो लोग चेंज नहीं कर सकते, जो बना दिया गया वो बन गया। जैसे भगवान ने बनाया ना, मरने का नियम और जन्म होने का एक नियम बना दिया, भगवान चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल लॉ चेंज नहीं होता, सेम वैसा ही ये है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ गई, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो इस सबको मिलाकर के इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, जिससे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। इसमें क्या क्या लगेगा? जैसे मैंने बताया, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन लगेगा। ओरिजिन के केस में, ओरिजिन की साइट आप विजिट करते हैं, वो असल में उसका डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां से आप अपने कॉइन को स्टेक करते हैं और वहां से कॉइन जो एलजीनेस जो टोकन है वो निकल के आपको आता है। क्लियर है? उस एप्लीकेशन को डेप बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? वो एक लगेगा जो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड रहता है, सारा डाटा ब्लॉकचेन में फ्रीज होता है, ठीक है। दूसरी चीजें हैं आपका एक्सचेंज, जो बताया मैं आपको, एक एक्सचेंज लगेगा बाय सेल करने के लिए, जहां पर आपकी लिक्विडिटी रहेगी, जहां से आप सेल और बाय कर पाएंगे। क्लियर है? तीसरा लगेगा वॉलेट, जहां से भाई आप खरीदने के बाद कहां रखोगे? वॉलेट में रखोगे, ठीक है। चौथा चीज है ब्लॉकचेन। अभी सारे डाटा को सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन प्रदान कर रहा है? ब्लॉकचेन प्रदान कर रहा है, जिसके कारण से कोई इसमें चोरी नहीं कर सकता, कोई इसमें स्कैम नहीं कर सकता, कोई इसमें गलत नहीं कर सकता। क्लियर है? माइनर और वैलिडेटर का काम क्या है? जो ब्लॉकचेन है उसमें जो ट्रांजेक्शन और उसको चेक करना कि भाई ट्रांजेक्शन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका एक प्रोसेस है पूरा। क्लियर है? उसको माइनर और वैलिडेटर बोलते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है भाई? अब ये जो सारा चीज चल रहा है, इसको एक रूल्स में लिख करके डाला जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर रन होता है, जिसके कारण वो सिस्टम उसी क्या बोलते हैं, रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे हमारा संविधान है, वैसे समझ लो जो रूल उसमें लिखा गया वो लिखा गया। क्लियर है? लेकिन संविधान को तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चेंज किया जा सकता, जैसे मैंने बताया। तो ये सारी चीजों को मिला करके आपका इकोसिस्टम बनता है डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का, और ये सब मिल करके इसको चलाते हैं। क्या मेरी, मेरे को ऐसे ही फील हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने बोला कि लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लोगों को भी इसकी शिक्षा देनी पड़ेगी। और मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोग बड़ी मात्रा में स्कैम के शिकार हो जाते हैं अगर उनको नॉलेज नहीं होता डिजिटल इंडस्ट्री के बारे में। तो क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रेडी किया जाए जो इसके बारे में सिखाए, लोगों को ट्रेंड करें, ठीक है, और सीख करके लोग इस इंडस्ट्री में एंट्री करें। एंट्री तो करेंगे ही करेंगे लोग, मैं रोकूं, बोलूंगा मत करो तो भी करेंगे, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है। लेकिन क्यों ना लोगों को सिखा दिया जाए, अगर लोग सीख के करेंगे तो भाई सेफ रहेंगे, सही है कि नहीं? और पिछले साल हमने, है ना, हजारों लाखों लोगों को स्कैम होने से बचाया है पिछले साल, और 2026 में भी हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। क्लियर है? और 2026 की शुरुआत आप देखिए, ये 10 डे ट्रेनिंग के साथ जोरदार हो चुकी है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ चीजों को लेकर के। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब आप डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये सारे एप्लीकेशन आपको यूज करने आने चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। आप एक्सचेंज में कौन सा, जैसे अगर जो एलजीनेस पॉइंट खरीद के रखे हैं वो ओरिजिन का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। एक्सचेंज में कौन सा एक्सचेंज यूज कर रहे हैं? क्विकस्वैप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं।
वॉलेट में कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हैं, बिटगेट या टोकन पॉकेट यूज करते हैं, ब्लॉकचेन में कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन आप यूज कर रहे हैं। माइनर और वैलिडेटर पॉलीगॉन के हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, वो पॉलीगॉन का है क्योंकि पॉलीगॉन कंपनी माइनिंग और वैलिडेटिंग का काम करती है प्रूफ ऑफ स्टेक से। क्लियर है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको ब्लॉकचेन में दिख जाएगा। अब मैं एक मिनट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि सब चीज सामने में मैं दिखाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जस्ट शेयर करता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ आज। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। जी सर, हो रही है सर। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप ब्लॉकचेन में जाएंगे तो जो ओरिजिन का जो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 137 इसमें लगने हैं, और लगभग अभी 52-55 लग चुके हैं। ठीक है, वो आप गिन भी सकते हो। और ये देखो, ये दिख रहा है आपको कोडिंग, ये दिख रहा है आपको सर, कोडिंग दिख रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड दिख रहा है आपको। यस सर, यस सर, यस सर। सामने में फंक्शन, बैलेंस, एड्रेस, अकाउंट, ये सब देखो। ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है आपके पास है ना, जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनसे आप पढ़ाइए इसको। पढ़ करके ठीक है, वो जान जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, स्कैम है या रियल प्रोजेक्ट है। वो इसको पढ़ के जान जाते हैं। इसलिए हमको अपने प्रोजेक्ट, जब किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी करना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। तो इसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सेट ऑफ रूल है जिसको लिख करके पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डाल दिया गया है। अब इसी रूल से आपका ओरिजिन जो एप्लीकेशन है पूरा चल रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस नो? क्लियर है। अब कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं ये भी आप सब चीज देख सकते हो। कल ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे तो और उसको डीप स्टडी पूरा आपको दिखाया जाएगा। क्लियर है। अब